नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा, सह आचार्य इतिहास, राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा दौसा। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के दिल्ली सल्तनत काल के विभिन्न शासकों के बारे में हम क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुबारक शाह खिलजी, जो खिलजी वंश का अंतिम शासक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मुबारक शाह खिलजी का शासनकाल अत्यंत अल्प रहा है तथा उपलब्धियों की दृष्टि से भी यदि देखा जाए तो विशेष उपलब्धियां इसके शासनकाल में नहीं मिलती है, लेकिन विषय की निरंतरता बनाए रखने के लिए मुबारक खिलजी का अध्ययन करना आवश्यक है। अलाउद्दीन खिलजी के अंतिम समय के बारे में जब चर्चा की जाती है तो ये ज्ञान होता है कि अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम समय में वो बहुत ही बीमार हो गया था और बीमारी के इस समय में उसके परिवार वाले और सगे संबंधी उस पर विशेष ध्यान नहीं दे रहे थे। इस समय अलाउद्दीन अपने विश्वासपात्र मलिक काफूर, जो कि देवगिरी में सूबेदार के रूप में शासन कर रहा था, गवर्नर के रूप में शासन कर रहा था, उसको बुलाता है जिससे वो शासन की बागडोर संभाल सके। मलिक काफूर दिल्ली आता है और सुल्तान के अल्पवयस्क पुत्र शहाबुद्दीन उमर को सुल्तान घोषित कर देता है, जबकि अन्य पुत्र वयस्क हैं और बागडोर संभालने में सक्षम हैं, लेकिन फिर भी मलिक काफूर अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अल्पवयस्क पुत्र शहाबुद्दीन उमर को सुल्तान घोषित करता है और सत्ता का समस्त केंद्र स्वयं बन जाता है। सारी शक्तियां अपने हाथों में केंद्रित कर लेता है। सत्ता हड़पने के प्रयोजन से अलाउद्दीन खिलजी के जो अन्य पुत्र हैं, खिज्र खां और शादी खां, उनको अंधा करवा देता है, बेगम को बंदी बना लेता है और उसकी संपत्ति भी छीन लेता है। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी के एक अन्य पुत्र मुबारक शाह खिलजी को भी बंदी बना लेता है, जिससे उसको खतरा था कि ये भविष्य में सुल्तान की दावेदारी पेश कर सकता है। इसलिए वह कुछ सैनिकों को, कुछ सेवकों को भेजता है कि वो मुबारक शाह खिलजी को भी अंधा कर दें। जब वे मुबारक शाह खिलजी को अंधा करने बंदीगृह के में पहुंचते हैं तो मुबारक शाह खिलजी उनको अलाउद्दीन खिलजी के समय का हवाला देते हुए कहता है कि वह मलिक काफूर का षड्यंत्र का हिस्सा नहीं बने, क्योंकि मलिक काफूर एक एक करके अलाउद्दीन खिलजी के सभी पुत्रों को अंधा करवा रहा है या हत्या कर रहा है, जिससे वह शासक या सुल्तान बन सके। इस बात से प्रभावित होकर वह सेवक जो मुबारक शाह खिलजी की हत्या करने गए थे, वह बिना उसकी हत्या किए, बिना उसको अंधा किए लौट आते हैं और मलिक काफूर की हत्या कर देते हैं। मलिक काफूर की हत्या के उपरांत अप्रैल 1316 ईस्वी में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी अपने भाई, जो कि सुल्तान है शहाबुद्दीन उमर, उसको अंधा करके सिंहासन पर विराजमान हो जाता है। मुबारक खिलजी का शासनकाल कुछ विशेष दृष्टि से महत्वपूर्ण था। जैसे दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने खलीफा की काल्पनिक सत्ता को मानने से भी इनकार कर दिया था, यानी यह धार्मिक रूप से खलीफा की सत्ता को नहीं स्वीकारता था। हालांकि इससे पूर्व के शासक भी खलीफा का आदेश नहीं मान रहे थे, लेकिन सांकेतिक रूप में खलीफा की सत्ता को स्वीकार रहे थे, जिससे उन्हें कट्टरपंथी मुस्लिम वर्ग का समर्थन प्राप्त होता रहे। लेकिन मुबारक शाह खिलजी स्वयं को ही खलीफा या उल वासिक बिल्ला की उपाधि धारण कर लेता है और स्वयं को ही खलीफा कहता है। वो किसी खलीफा की सत्ता को नहीं मानता है। सुल्तान ने अपने शासनकाल में मद्यपान, विषय सुख,
तथा उपहार वितरण के अतिरिक्त और भी कुछ विशेष नहीं किया। यानी पूरा समय विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने में ही पूरा शासनकाल मुबारक खिलजी ने निकाला। इसके अतिरिक्त हाल ही में एक मुसलमान बने गुजराती गडरिए खुसरो खां जिसका नाम था, उसके ये प्रभाव में आ गया था, उससे मित्रता कर ली थी। और खुसरो खां जो था वो सत्ता पर अधिकार करना चाहता था और यह इसी कारण से मुबारक खिलजी की जो निम्न प्रवृत्तियां थी उनको प्रोत्साहन देता रहता था, जिससे वो विलासिता में डूबा रहे और अवसर प्राप्त करते खुसरो खां मुबारक खिलजी के स्थान पर सुल्तान बन जाए। मुबारक खिलजी के समय की उपलब्धियों की बात करें तो कोई विशेष उपलब्धियां उस समय में नहीं हैं, और यह भी कहना इस दृष्टि से उचित होगा कि इस समय में भारतीय क्षेत्र का यह सौभाग्य रहा कि मंगोलों का इस समय यहाँ पर आक्रमण नहीं हुआ, क्योंकि इस समय बहुत ही कमज़ोर हाथों में दिल्ली सल्तनत की गद्दी थी। मुबारक खिलजी के समय में दो विद्रोह होते हैं, एक गुजरात में और दूसरा देवगिरी में। गुजरात में विद्रोह का दमन शाही सेना के द्वारा कर दिया जाता है और जफर खां को वहाँ का गवर्नर बना दिया जाता है। देवगिरी के विद्रोह को कुचलने के लिए सुल्तान स्वयं दक्षिण की ओर सेना लेकर के जाता है और सुल्तान के आगमन का समाचार सुनकर वहाँ का जो तात्कालिक शासक हरपाल वो गद्दी छोड़कर भाग जाता है, परंतु उसे शाही सेना पकड़ लेती है और उसे मार डाला जाता है। देवगिरी को पूर्ण रूप से दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया जाता है। भरतपुर में ऊखा मस्जिद का निर्माण मुबारक शाह खिलजी के द्वारा करवाया गया। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विभिन्न परीक्षाओं में और प्रतियोगी परीक्षाओं में इस पर प्रश्न बनता है कि ऊखा मस्जिद जो भरतपुर में स्थित है उसका निर्माण किसने कराया। तो ये ध्यान रखे जाने योग्य बात है कि ऊखा मस्जिद का निर्माण मुबारक शाह खिलजी के द्वारा भरतपुर में कराया गया था। जैसा कि पूर्व में ही अभी बताया है कि खुसरो खां षड्यंत्र के द्वारा सत्ता हासिल करना चाहता था, मुबारक शाह खिलजी को हटाना चाहता था। इसी क्रम में उसके एक मित्र के द्वारा 1320 ईस्वी में मुबारक शाह की हत्या कर दी जाती है और मुबारक शाह की हत्या के बाद खुसरो खान नासिरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ जाता है और यह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला पहला भारतीय मुसलमान था जो कि सुल्तान के पद तक पहुंचा था। यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि पहला भारतीय मुसलमान जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है या सुल्तान बनता है उसका नाम नासिरुद्दीन खुसरो शाह था। नासिरुद्दीन खुसरो शाह क्योंकि भारतीय मुसलमान था तो उसके अधीनता में तुर्की अमीर सहज महसूस नहीं कर रहे थे, क्योंकि वे भारतीय मुसलमान को ऊपर उठते हुए नहीं देख सकते थे। इस कारण उन्होंने षड्यंत्र के द्वारा सितंबर 1320 ईस्वी में गाजी मलिक के नेतृत्व में, जो कि दीपालपुर का सूबेदार है, उसके नेतृत्व में खुसरो शाह को पराजित कर दिया। और उसके बाद गाजी मलिक हालांकि सुल्तान नहीं बनना चाहता था, लेकिन सभी साथियों के आग्रह करने पर गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान हो जाता है और यहीं से खिलजी वंश का पतन हो जाता है और तुगलक वंश का प्रारंभ हो जाता है, जिसका प्रथम शासक गाजी मलिक जो कि गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली का शासक बनता है। अगले अध्याय में हम गयासुद्दीन तुगलक या तुगलक वंश के प्रथम शासक के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।